हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से पढ़िए और अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। यानी हमारे सामने जो कुछ कथन दिए गए हैं, इन किन कथनों में हमें लग रहा है कि कार्य हो रहा है और किन में नहीं हो रहा है, हमें इनका तर्क देना है। यानी कारण बताना है कि भाई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। चलिए, पहला वाक्य दिया हुआ है, सोमा एक तालाब में तैर रही है। तो सिंपल सी बात है कि जब वो तालाब में तैर रही है तो मतलब वो कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से क्या कर रही है, कुछ न कुछ बल लगा रही है और बल के कारण ही उसमें क्या उत्पन्न हो रही है, गति उत्पन्न हो रही है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरकर अपने शरीर को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। तो पहले कथन में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। दूसरा, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। दूसरा कथन क्या है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझे को क्या रखा है, उठा रखा है। तो देखो, गधे ने केवल अगर अपनी पीठ पर बोझे को उठा रखा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। पहले कथन में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वजन उठाने से उसने बल तो लगाया है लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है और जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं गिना जाएगा। तीसरा, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। तो सीधी सी बात है, अगर वो कुएं से पानी बाहर निकाल रही है तो बल भी कुछ न कुछ मशीन है तो मशीन के द्वारा कुछ न कुछ तो बल लगाया गया होगा और जब बल लगा रहे हैं तो कुएं से जो पानी है उसका विस्थापन भी हो रहा है। पहले पानी कुएं के अंदर था, अब कुएं के बाहर आ रहा है, तो यानी बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, मतलब यहां पर कार्य किया गया है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो वो सूर्य की उस सौर ऊर्जा या जो प्रकाश ऊर्जा है उसका उपयोग किसमें करते हैं, भोजन बनाने के लिए रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं, है ना। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और लेकिन यहां पर एक समस्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण तो हो रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा। अतः हम कहेंगे कि यहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है। फिर एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। जब इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो बल भी लग रहा है और क्या हो रहा है, इंजन का विस्थापन भी हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में कार्य किया गया है। फिर अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अनाज के दाने सूर्य की धूप में क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा, अतः इसमें कोई कार्य नहीं है। फिर एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण क्या है, गतिशील है। अब गतिशील है तो ऊर्जा है यानी बल लग रहा है और गतिशील भी है यानी किया गया कार्य यहां पर मौजूद है, यानी यहां पर कार्य किया जा रहा है। तो देखो, पहले कथन में कार्य हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, पांचवें में हो रहा है और सातवें में, बाकी कथनों में कार्य नहीं हो रहा है। इन सब के कारण यहां पर लिखे हुए हैं जो मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में समस्या ना हो। ये इंजन वाला यहां पर है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको उत्तर लिखने में कोई समस्या नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। वह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस कहां पर आ जाता है, धरती पर आ जाता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। अब देखो पिंड के क्या बोल रहा है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यहां से कोई वस्तु थी, यहां से समझ लीजिए उसको ऊपर की ओर फेंका और इसने ये इस तरह का मार्ग तय करते हुए यहां पर आकर ये क्या हो गया, गिर गया। ठीक है। तो पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर मौजूद है।
अर्थात पिंड का जो विस्थापन है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है ना। पिंड का विस्थापन क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है। इसीलिए जो नेट विस्थापन है वो गुरुत्वीय बल की दिशा में ऊर्ध्वाधर कहां हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। भाई गुरुत्वीय बल कैसे लग रहा है, गुरुत्वीय बल ऐसा लगता है ऊपर से नीचे की ओर, ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। और विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, मतलब बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, यहां पर तो भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब हमने कार्य के प्रकार में पढ़ा था कि जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है ना। क्यों, क्योंकि देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, और थीटा का मान अगर कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो एफ गुणा एस गुणा 0, तो किया गया कार्य भी कितना होगा, किया गया कार्य भी यहां पर 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, क्या जलाती है, बल्ब। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए कि ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है। तो देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, फिर यह रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में, यानी करंट का निर्माण होगा। विद्युत ऊर्जा इसमें बदलेगी उष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो गर्म होगा, और जब वो फिलामेंट गर्म होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, उजाला देगा। उजाला देने का मतलब प्रकाश देगा। तो रासायनिक ऊर्जा पहले विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित होगी, फिर विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, और फिर उष्मीय ऊर्जा किसमें होगी, प्रकाशीय ऊर्जा में स्थानांतरित होगी। ठीक है, आगे 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर दे रहा है। देखो वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या है कि वस्तु समझ लीजिए इस तरफ जा रही थी, तो बल किस तरफ लग रहा है, अब बल पीछे की तरफ लग रहा है, यानी ऋणात्मक कार्य हो रहा है ना। तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, हमें कार्य ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और दोनों वेग अलग अलग दिए हुए हैं, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंत में कितनी गतिज ऊर्जा है और प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी थी, तो वही सूत्र लगा दिया। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र हमने लगा दिया कि अंत में कितनी है और प्रारंभ में कितनी है। फिर यहां से 1/2 m को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और v² माइनस u²। फिर सब जो भी मान था वो मान रख दिया, तो कार्य का मान कितना आया, माइनस का 210 जूल। अभी हमने पहले बता दिया था माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहां पर वेग में कमी हो रही है, यानी बल विपरीत दिशा में लग रहा है, ऋणात्मक कार्य हो रहा है। इस कारण से यहां पर कौन सा निशान आया है आगे, माइनस का। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है। इसी कारण से यहां पर कौन सा चिन्ह आया है, ऋणात्मक चिन्ह आया है। अतः यहां पर किया गया कार्य कितना होगा, 210 जूल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है और उसे बी बिंदु तक लाया जाता है। देखो जैसा चित्र में दिया है, ये ए बिंदु है और यहां पर ये जो बक्सा दूसरा दिख रहा है ये बी बिंदु है। ए से लेके बी तक लाया जाता है। यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा कैसी है, क्षैतिज, यानी विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तब पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गुरुत्वीय बल क्या करता है, गुरुत्वीय बल कार्य ऊपर से नीचे की ओर करता है ना। तो यहां पर देखो बल तो ऐसे लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन बाएं से दाएं ओर हो रहा है। बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, कि बीच में 90 डिग्री का भाई कोण बन रहा है। और जब लगने वाले बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है वो आपको सबको पता ही है, W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, और जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान तो 0 होता है। और जब 0 का एफ और एस के साथ गुणा होगा तो किए गए कार्य का मान भी कितना हो जाएगा, 0 जूल। तो ये सिंपल आपको बात याद रखनी है कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य कैसा होता है, धनात्मक। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। और जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इसकी चर्चा हमने जब चैप्टर पढ़ा था उस समय कार्य के प्रकार में बहुत अच्छे से की थी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में तो कमी होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा में उतनी ही क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो कुल योग है वो सदैव क्या रहता है? नियत रहता है ना। अगर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतनी की उतनी वृद्धि किसमें होगी? गतिज ऊर्जा में। इस वजह से किसी भी स्थिति पर या किसी भी बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा के मान में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। अतः ये जो स्थिति बता रहा है प्रश्न में, उस दौरान ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, वही देखो इस चित्र में भी समझाया गया है कि जो उच्चतम बिंदु होगा यहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। जब ऊंचाई अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। जब वस्तु ऊपर किसी बिंदु पर एक रुकी हुई अवस्था में होगी तो वेग कितना होगा? 0 होगा। तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी? 0 होगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होती है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो उसकी हाइट में क्या होता है? परिवर्तन, यानी ऊंचाई में कमी होती है। और जब ऊंचाई में कमी होती है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जब वस्तु धरातल पर पहुंच जाती है तो ऊंचाई का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। इस कारण से स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन वेग अधिकतम होता है, इस कारण गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। अतः कुल ऊर्जा सदैव कैसे रहती है? नियत रहती है, उसके मान में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? तो सिंपल सी बात है, जब आप साइकिल चलाओगे तो सबसे पहले क्या करते हो? साइकिल पर बल लगाते हो, यानी पेंडल को घुमाते हो बल लगा के। और जब पेंडल घुमाएंगे तो वहां पर कौन सी ऊर्जा? शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है वो किसमें बदलेगी? वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, पेंडल को घुमाने की स्थिति में। फिर पेंडल घूमेंगे तो पहिए क्या करेंगे? गति करेंगे। गति करने का मतलब है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदल रही है? वो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जब साइकिल रोड के ऊपर चलेगी तो रोड, साइकिल के पहियों और रोड के बीच में कुछ घर्षण बल कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो साइकिल की गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदलेगी? वो पहियों की गतिज ऊर्जा कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलेगी। तो सबसे पहले शरीर के मांसपेशियों की पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, फिर यह यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा फिर ऊष्मीय ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसके हिलाने में असफल हो जाते हैं तो इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सही बात है। आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा आखिर कहां चली जाती है? तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में आपके शरीर की ऊर्जा आखिर जाती कहां है? फिर तो हम कहेंगे हां, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन चट्टान में कोई विस्थापन नहीं होने के कारण वहां पर कार्य कैसा माना जाता है? कार्य शून्य माना जाता है। अब यहां पर हमारे द्वारा जो व्यय की गई ऊर्जा है वो चट्टान में थोड़ा विरूपण होता है। क्या होता है? चट्टान में वो कुछ न कुछ तो चेंज करती है और ऊर्जा उसे विरूपित करने का क्या करती है? प्रयास करती है। मतलब जब चट्टान को धक्का दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उसमें हमें प्रभाव देखने को मिलेगा ही, है ना। भले आप पूर्ण रूप से उसको हिला नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके शरीर की जब आप ऊर्जा को उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो तो क्या होता है? आपके शरीर की ऊर्जा तो कम हो रही है, लेकिन वो ऊर्जा किसमें स्थानांतरित हो रही है? चट्टान में स्थानांतरित हो रही है। किसमें स्थानांतरित हो रही है? चट्टान में। और जब ऊर्जा आपके शरीर से कम होगी तो आपको क्या महसूस होगी? आपको थकान महसूस होगी। और ऐसी स्थिति में जो आपके शरीर की ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी पसीने के रूप में, और पसीना क्या है? पसीना एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, तो वो पसीने के रूप में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, खर्च हुई है। ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो देखो, एक यूनिट का मान किसके बराबर होता है? एक यूनिट होती है, वो होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। और 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल, है ना। तो बस 250 को इससे गुणा कर देना है। तो 250 गुणा 3.6 गुणा 10⁶ जूल। और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 गुणा 10⁸ जूल। ये 250 यूनिट का मान किसमें है? जूल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितने किलोग्राम का? 40 का। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन करो। भाई सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। m का मान 40, g का मान 10 और h का मान कितना है? 5। तो कितना हो गया? ये हो गया 2000 जूल। कितना हो गया? स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 2000 जूल होगी। अब बोल रहा है कि जब पिंड आधे रास्ते पर है, बीच में है, पहले ऊंचाई कितनी थी? 5। देखो इधर समझाता हूं आपको, ये टोटल ऊंचाई है 5 मीटर। अब बोल रहा है कि कोई वस्तु पिंड है, पहले यहां पर था, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? 2000 जूल। अब आ गया यहां पर बीच में, तो बोल रहा है कि यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रही है? ऊंचाई में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और ऊंचाई में कमी होने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है? स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर वेग में वृद्धि हो रही है, अतः गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये तो अभी हमने पीछे वाले उदाहरण में देखा था कि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी की उतनी वृद्धि किसमें होगी? गतिज ऊर्जा में होगी। तो बीचों बीच बिंदु है, मतलब यहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान बराबर होगा। सही बात है ना? यानी कुल जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान किसके बराबर होगा? इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। ये हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ा था कि किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान सदैव स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो इस मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहां पर कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है वो है 2000 जूल है। ठीक है, फिर हमने यहां पर mgh का मान रख दिया और यहां पर किसका मान रख दिया? यहां पर रख दिया गतिज ऊर्जा का मान रख दिया। ठीक है, अब यानी इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं। तो देखो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 2000 जूल है, ये कुल ऊर्जा है। फिर इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? mgh। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 mv²। अब हमें यहां पर यह सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें केवल मान निकालना है। तो केवल हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा का ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई वेग नहीं दिया हुआ तो हमें वेग ज्ञात ही नहीं करना, हमें तो केवल गतिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो इसको ऐसा का ऐसा रख दिया। फिर mgh का मान निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। तो m का मान कितना है? 40 है, g का मान कितना है? 10 है, ऊंचाई कितनी है? टोटल 5 थी, तो बीचों बीच में कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी, आधा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखो तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 को जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2000 माइनस 1000 बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 1000 जूल आ जाएगा। ठीक है, वही हमें ज्ञात करना था। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया? अपने उत्तर को तर्क संगत बताइए। भाई क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। देखो ये चित्र है, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है और इसके चारों ओर कोई पी वस्तु है, ये पी बिंदु पर कोई वस्तु है और ये गति कर रही है। तो देखो यहां पर गुरुत्वीय बल और गति की दिशा है ना, इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहां पर किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वीय बल और विस्थापन की दिशा में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमें पता है कार्य का सूत्र क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। और जब थीटा का मान 90 है तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान तो 0 होता है। तो एफ गुणा एस गुणा 0, तो कार्य का मान भी कितना होगा? कार्य का मान भी आपका 0 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों और अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए, तो क्या इसका विस्थापन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में क्या हो सकता है? विस्थापन संभव है। कब? यदि बाह्य बल अनुपस्थित है, तब न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार देखो, एक वस्तु जब विराम अवस्था में है तो वो किसमें रहेगी? विराम अवस्था में ही रहेगी। विराम अवस्था में रह रही है मतलब उस पर कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, जिसके कारण वो उसकी स्थिति में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। दूसरा उन्होंने क्या बताया न्यूटन ने कि जब एक वस्तु समान गति से एक सीधी रेखा में गतिशील होती है तो वो क्या रहती है? वो गतिशील ही रहती है, भले उस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा हो।
है ना। जब भाई अपने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा था, तो पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है ना, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बने रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में बने रहना चाहती है। तो यहां पर जो सेकंड स्थिति आपको दिख रही है, इसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या है, विस्थापन संभव है। जैसे आपने साइकिल पर बहुत जोर से पेंडल लगा के आपने फिर पेंडल लगाना बंद कर दिया, है ना, या जैसे बाइक चला रहे हो और आपने बाइक को थोड़ी स्पीड से चलाया और इसके बाद बाइक को बंद कर दिया, इसके बाद भी बाइक तो चल रहा है ना, विस्थापन तो हो रहा है लेकिन बल तो नहीं लग रहा, इंजन तो आपने बंद कर दिया। तो हाँ, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी विस्थापन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो देखो, उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा है, और जब एक ही स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा विस्थापन क्या क्या है? विस्थापन 0 है। उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है? 0 है। हालांकि उसकी पेशीय थकान के कारण उसकी पेशी में खिंचाव है और रक्त का विकृत पेशी की ओर अधिक तेजी से होता है, और इस बदलाव में क्या होती है? शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है। यानी इस कार्य में शारीरिक ऊर्जा तो खर्च हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति ने विस्थापन कुछ भी तय नहीं किया गया, अतः यहां पर किया गया कार्य क्या है? यहां पर किया गया कार्य 0 है। अगला, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वॉट है। शक्ति कितनी है? पावर दी हुई है 1500 वॉट। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो देखो, सबसे पहले हमने पावर को किसमें बदला है? 1000 का भाग देके किलोवाट में बदला है। किसमें बदला है? यहां पर जो 1500 वॉट आपको दी हुई है पावर शक्ति, इसको हमने 1000 का भाग दे दिया और किसमें बदल दिया? किलोवाट में बदल दिया। किसमें बदल दिया? किलोवाट में। ठीक है, अब मैं पता है कि ऊर्जा कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा समय होता है। क्या होता है? शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी है? 1.5 किलोवाट। समय कितना है? 10 घंटे, क्योंकि ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा ही है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। यानी 10 घंटे में ऊर्जा कितनी खर्च की जाएगी? 15 किलोवाट घंटा कह लो या 15 यूनिट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, यानी पहले हमने क्या किया? पहले हमने शक्ति को किलोवाट में बदला और फिर केवल ऊर्जा का सूत्र लगा दिया, ऊर्जा इक्वल टू शक्ति गुणा समय, और आसानी से आपका मान निकल गया। अगला, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं और यह दोलन गति करने लगता है, तो इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए, और गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? देखो, ये एक लोलक दिया हुआ है, आया प्रारंभ में इसकी स्थिति कौन सी है? ये ए मध्य बिंदु है। यहां से आपने लोलक को पकड़ के ऊपर की ओर कुछ बिंदु तक लेके गए, बी तक, और उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो ये ए से लेके बी और फिर बी से लेके ए और फिर ए से लेके सी और सी से लेके ए, यानी ये बी और सी के बीच में गति करता रहता है ना। तो यहां पर 2 चरम स्थिति है। एक चरम स्थिति सी बिंदु है, ये सबसे उच्च स्थिति है, तो यहां पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। और दूसरी चरम स्थिति कौन सी है? वो है बी। यहां पर भी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। लेकिन जो ये मध्य स्थिति है, यहां पर क्या होगा? यहां पर मध्य स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर केवल कौन सी ऊर्जा कार्य करेगी? यहां पर केवल एक स्थिति ऊर्जा गति करेगी, कार्य करेगी, क्योंकि यहां पर आकर तो ये रुक जाएगा, गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, है ना। तो देखो, इसको कैसे समझ सकते हैं वो समझो। तो देखो, जब धागे से लटके लोलक को या गोलक को उसके स्थान से विस्थापित करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, है ना, क्योंकि एक विशेष स्थिति उसको हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, और किसी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसे जब हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी स्थिति में क्या होता है? लौटने लगता है, जिससे गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है। पहले तो भाई स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन पुनः जब उसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो जो गतिज ऊर्जा है वो पुनः किस में बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। क्यों? क्योंकि ये बीच में आके किसी बिंदु पर तो रोक रहा है ना। और मध्यमान स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है वो पूरी तरह किसमें बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब यह जड़त्व के कारण मध्यमान स्थिति से दूसरी ओर जाने लगता है तो फिर से स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलने लगती है? गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। सही बात है ना। और
गोलक के बार बार इधर उधर जाने से ऊर्जा का क्या होता है, बार बार रूपांतरण होता रहता है। गोलक कुछ समय के बाद वायु के घर्षण तथा कॉर्क के द्वारा दिया गया प्रतिरोध बल के कारण किसमें आ जाता है, वो विराम अवस्था में आ जाता है। अतः ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यहां पर कुल ऊर्जा क्या है, कुल ऊर्जा तो संरक्षित है, जबकि उसकी कुछ ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में क्या हो गई है, खर्च हो गई है। ठीक है, तो अंततः क्या होता है कि जो लगने वाला घर्षण बल है और जो वायु का प्रतिरोध बल है, उसके कारण सरल लोलक का जो गोलक है वो विराम अवस्था में तो आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने से ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, और किसमें बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। अतः ऐसी स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ठीक है, चलिए अगला, एक m द्रव्यमान का एक पिंड है, वो नियत वेग v से क्या है, गतिशील है। m द्रव्यमान का एक पिंड है और वो v वेग से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? तो देखो, अब वो गतिशील है, गतिशील है का मतलब उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है भाई, गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2mv², यानी इतनी ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो रही है, यानी इतनी ऊर्जा, यानी इतना कार्य इस पर किया जा रहा है। अब इसको अगर रोकना है, विराम अवस्था में है, तो अभी देखो ये कौन सा कार्य हो रहा है, धनात्मक कार्य हो रहा है, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तभी तो ये गतिशील हो रहा है ना, तभी तो आगे की ओर गति कर रहा होगा। अब हम इसको रोकना है तो हमें बल या ऊर्जा को या उतना ही कार्य हमें कौन सी दिशा में लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अभी कितना कार्य लग रहा है, कार्य या ऊर्जा लग रही है 1/2mv²। अब इसको अगर हमें रोकना है तो इसकी विपरीत दिशा में हमें इतना का इतना क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो इसकी विपरीत दिशा में हमें कितना कार्य करना होगा, माइनस का 1/2mv²। अब मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें विपरीत दिशा में कार्य करना होगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे साइकिल को आप इस तरफ चला रहे हो आगे की दिशा में, अब इस साइकिल पर लगने वाला बल अभी कितना है, अभी ये 1/2mv², ये ऊर्जा है साइकिल पर लगने वाला, यह कार्य है। अब इसको अगर रोकना है तो इसकी विपरीत दिशा में इतना का इतना क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कौन सा निशान लगाएंगे, यहां पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 kg द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। ठीक है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो देखो, सबसे पहले कार का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1500 kg, u का मान कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया हुआ है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे भाई मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, और सेकंड को और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणा 60 यानी 3600 का भाग देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कार का प्रारंभिक वेग है वो कितना आया, 50/3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसको अगर रोकना है तो अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि कार को विराम अवस्था में लाना है। तो यहां पर जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन होना है तो वेग के कारण कौन सी, गति में परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो देखो W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा। तो 1/2m अंतिम वेग v² माइनस प्रारंभिक वेग u²। ठीक है, अब देखो, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। देखो v का मान तो 0 है, तो इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये तो पूरा हो जाएगा 0। तो बचा क्या, माइनस का 1/2 mu²। तो माइनस का 1/2, m का मान कितना है 1500 है, u² का मतलब 50/3 गुणा 50/3। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, माइनस का 20,833.3 जूल। ये क्या होगा, कार को रोकने के लिए किया गया कार्य होगा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमें विपरीत दिशा में कार्य करना होगा। कार अगर इस दिशा में बढ़ रही है आगे की ओर, तो हमें इस विपरीत दिशा में, इसकी उल्टी दिशा में कार्य करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की ओर, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यह कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है।
तो देखो पहली स्थिति में K का कार्य कैसा है, शून्य। क्यों? क्योंकि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और लगने वाला बल इस दिशा में है, यानी दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः यहाँ पर कार्य क्या होगा, K का कार्य शून्य होगा। दूसरे में देखो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, यानी विस्थापन और बल की दिशा एक जैसी है, मतलब K का कार्य कौन सा है, धनात्मक है। तीसरा देखो बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, बल इस दिशा में लग रहा है पीछे की ओर, विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, तो K का कार्य कौन सा होगा, K का कार्य ऋणात्मक होगा। देखें अगला प्रश्न है, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत है, बताइए क्यों। तो देखो बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहां से A का मान निकालो तो क्या होगा, F अपॉन एम। क्या होगा, F अपॉन एम। तो सिंपल सी बात है, यदि इस पर कई सारे बल लग रहे हैं लेकिन अगर परिणामी बल कितना है, परिणामी बल अगर शून्य है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का त्वरण कितना होगा, वस्तु का त्वरण 0 होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि त्वरण किस पर निर्भर है, त्वरण बल पर निर्भर है, और यदि लगने वाला बल 0 है तो ऐसी स्थिति में त्वरण क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में त्वरण 0 हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है। कितनी युक्तियां हैं, कितनी डिवाइस है, 4 डिवाइस है। कोई भी विद्युत उपकरण है, कितने हैं, 4 है। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। तो इनके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये इकाई किसमें दी हुई है, वॉट में, शक्ति किसमें दी हुई है, वॉट में। तो हम इसको किसमें बदलेंगे, किलोवाट में। तो 500 में किसका भाग दे देंगे, 1000 का, तो किसमें बदल जाएगा, किलोवाट में। कितना आ जाएगा, 0.5 किलोवाट। समय कितना दिया हुआ है, 10 घंटे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 घंटे। ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। कितना होता है, शक्ति गुणा समय। तो शक्ति कितनी है, शक्ति है 0.5, समय कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोवाट घंटा, यानी 5 यूनिट। अब कितनी डिवाइस जल रही है, 4 डिवाइस है। तो अगर एक डिवाइस 5 यूनिट खर्च कर रही है ऊर्जा, तो 4 कितनी करेगी, 4 करेगी 4 गुणा 5, यानी कि 20 किलोवाट घंटा या 20 यूनिट। ठीक है, वही हमने यहां पर किया है। पहले शक्ति को 1000 का भाग देके किलोवाट में बदल दिया, फिर हमने ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, तो ऊर्जा कितनी आ गई, 5 किलोवाट घंटा, यानी कि 5 यूनिट। एक डिवाइस कितनी खर्च कर रही है, 5 यूनिट, तो 4 डिवाइस कितनी करेगी, 20 यूनिट। अगला, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः पृथ्वी पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, बताइए। तो देखो जब भी कोई पिंड मुक्त रूप से धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो कुछ ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। सीधी सी बात है, जब वो पत्थर या कुछ भी वस्तु धरती से टकराएगी तो क्या ऊर्जा उत्पन्न होगी, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो कुछ ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाएगी। कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण किसमें ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, उसमें ऊर्जा में नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएगी तो बीच में घर्षण बल लग रहा होगा, वायु का प्रतिरोध लग रहा होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगी, नष्ट होगी। और कुछ गतिज ऊर्जा उसके विन्यास में परिवर्तन लाकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकोगे तो हो सकता है उसकी आकृति में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए, यानी उसकी स्थिति में बदलाव आ जाए। तो जब आकृति या विन्यास में बदलाव आएगा तो कुछ गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में भी बदल जाएगी। तो इस तरह सारी ऊर्जा इन अलग अलग रूपों में क्या हो जाती है, स्थानांतरित या खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।